या राजा भैया को लोग बाहुबली, दबंग, तमाम तरह के तमगे देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कौशाम्बी के पूर्व सांसद शैलेंद्र सरोज जी। शैलेंद्र जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आपकी एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अब आप स्वयं बताएं, मुलाकात के क्या मायने हैं? सुशील जी, ऐसा है कि 12वीं लोकसभा 14वीं 15वीं में मेरे साथ माननीय योगी जी संसद सदस्य के रूप में रहे हैं और बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करते थे, बोलते थे हर इशू पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी इशू पर, और मैं भी बोलता था। दूसरी बात, मिलने का कारण, मैं पहली बार नहीं मिला कि इधर चुनाव है या इलेक्शन की बात है। यूं ही क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जनमानस की, तो वो लेकर मैं बराबर निरंतर मिला। उनसे मेरी मुलाकात लगभग 7-8 बार हो चुकी है और व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, मेरे साथ संसद सदस्य थे और उनका प्यार स्नेह आज भी मिलता है। और हमेशा जब भी मैं मिलने के लिए प्रयास करता हूं, वो समय देते हैं, मैं जाके अपनी बात कह के चला आता हूं। 2014 के बाद से आप सांसद नहीं हैं और आज भी क्या लोगों की, आम जन की समस्याएं आप तक पहुंचती हैं? बिल्कुल समस्याएं पहुंचती हैं, और जैसे कि अभी ताज़ा उदाहरण आपको दूं कि भकंदा से लेकर कनैली तक 10-12 किलोमीटर की सड़क, और 15-16 गांव के लोग आंदोलित थे। विनय पटेल जो सदस्य जिला पंचायत, उनकी पत्नी है, वो भी रहे। तो पैदल मार्च करके कनैली बाज़ार, मेले बाज़ार में उन्होंने धरने प्रदर्शन पे बैठने का काम किया। मुझे जानकारी मिली, मुझे आमंत्रित किया गया, मैं वहाँ गया और मैंने स्पष्ट कहा कि देखिए, मैं वर्तमान समय में न मैं विधायक हूँ, न तो संसद सदस्य हूँ, इसलिए मेरे पास कोई बजट तो नहीं, लेकिन आप अगर अपनी समस्या लिख के देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि शासन स्तर पर, चूँकि बड़े बजट और बड़े रास्ते का मामला है, मैं इसको ज़रूर शासन के संज्ञान में लाऊँगा। इत्तेफाक से लखनऊ गया और जब योगी जी से मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मैंने उस बात को रखा। उनको जानकारी भी थी, चूँकि तमाम एजेंसियां हैं जो शासन के स्तर पर सूचनाएं मिलती रहती हैं। और दूसरे तीसरे दिन एडीएम, एडिशनल एसपी वहां गए, अनशन को समाप्त किया और थोड़ा बहुत जो रास्ता गड़बड़ था उस पर मरम्मत भी हुआ, काम भी हुआ। तो इससे एक थोड़ा सा लोगों को राहत मिली। और आने वाले समय में, अगर चूँकि मुझे चुनाव लड़ना है, स्पष्ट है, और अभी मैं नहीं बता सकता कि चुनाव कैसे क्या लड़ना है, लेकिन जब मेरे पास वो शक्ति आएगी, वो पावर होगा, तो एक जनसेवक होने के नाते जो भी जनता की समस्याएं या विकास से संबंधी समस्याएं हैं, उसको जो है लोकसभा से लेकर अपने क्षेत्र तक, सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करूंगा। अटकलों का दौर है कि शैलेंद्र जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, और मैं तो क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूं। चूँकि मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी से लेकर अब तक की राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन तक, मेरा भाई भी सुरान से विधायक रहा। हम लोग कभी कंट्रोवर्सी की राजनीति हम लोगों ने नहीं किया, हमेशा निष्ठा ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा तो जानकारी आपको मालूम चली जाएगा। कौशाम्बी में सत्ता पक्ष विकास के तमाम दावे कर रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा विकास जो कौशाम्बी में अभी नहीं हुआ है? देखिए, इधर सिराथू का भी मैं दौरा किया विधानसभा का। हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई, ब्रिज भी बने, पुल भी बने, क्षेत्र का विकास हुआ है। समय समय पर लोगों को जब भी मौका मिला है, मंझनपुर में भी विकास हुआ, चायल में भी विकास हुआ है, पुल बने हैं। और मुझे याद है कि जब मैं 12वीं लोकसभा से लगातार, पहले तो विधानसभा खागा था और शहर पश्चिमी था, तो बराबर मैंने ओवरब्रिज की मांग किया। रेलवे क्रॉसिंग पे बड़ी भीड़ लगती थी, जाम लगता था, घंटों जाम रहता था, तो खागा पे ब्रिज रेलवे पर, सिराथू पे ब्रिज रेलवे पर, भरवारी, मनौरी,
ये जितने रेलवे क्रॉसिंग थे जो मेन सड़क से जुड़ने वाले थे, मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें थी, और ये आपका मुख्यालय से लेकर हाईवे पे जो सड़क जुड़ी है, समाजवादी पार्टी के समय में माननीय अखिलेश जी से निवेदन किया था, शिवपाल जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने किया। इस प्रकार से बड़े बड़े पुल जैसे महेवा घाट, लोगों को जब चित्रकूट और बांदा जाना पड़ता था या बुंदेलखंड जाना पड़ता था तो वो घूम के उधर से शंकरगढ़ होते हुए उधर से जाते थे दर्शन करने भी। इस ब्रिज के बनने से बहुत बड़ा एक सहारा मिला है। तो इस प्रकार के तमाम ऐसे ब्रिजेस हैं जिसको मैं बराबर उठाता रहा। यहाँ तक कि जो ब्रिज अभी बनने वाले हैं आपके सिंगवेरपुर से लेकर कुरई घाट तक रामगमन मार्ग, उसको भी मैंने उठाया था। उस समय से फाइल चली थी। आज वो सही रूप में वो सड़कें, वो पुल सब बनने के लिए तैयार हैं और काम शुरू है। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे जो मंसूबे थे, मेरे जो स्वर्गीय पिताजी के एक विकास का उनका मंसूबा था कि दोआबा का विकास करें, उस नाते मैं 2 बार विधायक के रूप में और 3-3 बार संसद सदस्य के रूप में ये सब बात आवाज़ बराबर में उठाता रहा। यही नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना, यहाँ पे आपको मालूम होगा पेयजल की समस्याएं थी, वाटर स्टेटा बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा था। तो ससुर खदेरी और किल्हाई 2 नदियां हैं, इसमें चेक डैम बनवाने का काम भी हमने किया था। करीब मेरे कार्यकाल में 65 चेक डैम बने थे। पहले तो बारिश का पानी या बाढ़ का पानी आता था, सब चला जाता था गंगा यमुना में बह के, लेकिन अब चेक डैम बनने से पानी रुका रहता है, वाटर स्टेटा भी मेंटेन होता है और तमाम सिंचाई के और लोगों को नहाने धोने, पशु पक्षियों को बहुत सुविधाएं मिलती है। कनैली की अभी आपने सड़क की जो समस्या उठाई, तो कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों समाजवादी पार्टी के पास है और सांसद भाजपा से हैं। तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या इनको जनता की समस्या दिखाई नहीं देती? क्योंकि कनैली के लोगों ने धरना दिया और कोई जनप्रतिनिधि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। देखिए, जो भी चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, अपने तरीके से वो काम करते हैं। उनका बजट कहाँ लगता है, कैसे लगता है। मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा था कि जल निगम में तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। हमसे कहा गया कि साहब कुछ हैंडपम्प के लिए, तो हमने एक मुश्त हमारे सेक्टर के और तमाम बूथ के लोगों ने कहा, तो मैंने 2.5 करोड़ एकदम से दिया। उस समय एग्रो वाले भी मुझे कहे कि साहब हमको दे दीजिए, चूँकि एग्रो मेंटेन नहीं करता, रिबोर नहीं करता, जल निगम रिबोर करता है। तो पूरा का पैसा मैंने दिया, उससे उनका वेतन बटा और बाद में जब पैसा आया तो वेतन बटा। आज ज़रूरत इस बात की है कि दोआबा में मेरे स्वर्गीय पिताजी से लेकर बराबर हम लोग ने प्रयास किया था कि यहाँ पे बेरोजगारी है, तमाम यहाँ के लोग पलायन कर गए हैं, अन्य प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे कारीगर हैं। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री के नाम पे हम लोगों का एक मंसूबा था कि जब गन्ने की पैदावार होती थी तो यहाँ चीनी मिल लगता, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो कनेक्टिविटी है आपकी सड़कों का और ख़ासकर ये रामगमन मार्ग और हाईवे से जोड़ने वाले तमाम ऐसे, और पर्यटन को जोड़ने की बात है, जैसे खजुराहो है, चित्रकूट है, इधर कौशाम्बी आ गए, फिर उधर पुल बन गया, लेहदरी का पुल है, दुर्गा भाभी का पुल है, आप हवदेश्वर नाथ भी जाके दर्शन कर सकते हैं, सिद्धपीठ है गंगा किनारे। इस प्रकार से आप प्रयाग भी जा सकते हैं, वाराणसी भी जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं। ये एक तरीके से पर्यटन का जो हब है, एक सर्किट जुड़ने की बात है। कौशाम्बी का किला है, तमाम टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, चाइनीज़ हैं, कोरियाई हैं, तमाम ऐसे लोग, बौद्ध को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं, जैन को मानने वाले लोग आते हैं। तो इस प्रकार से जब पर्यटन की या सर्किट से जुड़ी आएंगे सड़कें, तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी, कुछ न कुछ आदमी को सरकारी नौकरी ना मिले तो अपने तमाम ऐसे धंधे हैं कि खुद आदमी जो है खोल के अपना व्यवसाय कर सकता है, उसकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। जैसे आपने अभी बेरोजगारी की समस्या, जो फैक्ट्रियां हैं कि कौशाम्बी में खुलनी चाहिए, लेकिन जो वर्तमान जनता के जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को ये मुद्दे क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए, जनता का जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क की समस्याएं है, विकास है, गांव के विकास। मैंने देखा कि जो भी सरकारें रही हैं, समय समय पर ग्राम विकास योजना के नाम पे बहुत सारी स्कीमें आई। लगभग मैं आज तो देख रहा हूँ कि गांव-गांव जाके
कि जहाँ पे बहुत कीचड़ थे, बहुत रास्ते ख़राब थे, वहाँ पे इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, सीसी सड़कें बन गई हैं, तो डेवलपमेंट हुआ है। इस ओर भी मुझे याद है कि मेरे कार्यकाल में अहमद हसन जी थे स्वास्थ्य मंत्री, सैयद सराय में कार्यक्रम था। मैंने उनसे यही मांगा कि चूँकि मेरे पिताजी से जुड़े थे, यहाँ पे सीओ भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, मैंने कहा कि आप हमें जो है जिले स्तर पर एक अस्पताल देने का काम करें। तो ये जो 100 बेड का है हॉस्पिटल जिले का, ये मेरे अनुरोध पे आया था। 33 kVA का सबसे बड़ा पावर हाउस टेमा में है। इस प्रकार से तमाम जगहों पर सब स्टेशन खुले थे। उस समय मेरे प्रयास से ही सब आए। चूँकि सरकारें बदली, योजना हम लाए, बना, उद्घाटन किसी ने किया, वो खैर दूसरी बात है, कौन उद्घाटन कौन शिलान्यास करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधि को बराबर अपने पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए भाग दौड़ करके कि योजनाएं आएँ और जिले का विकास हो। 2014 में आप समाजवादी पार्टी से सांसद थे। उसके बाद राजा भैया ने अपनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। आप राजा भैया के साथ हो लिए। देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से और मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी का बहुत अच्छा संबंध था। दारुल सफा में आमने सामने 151 ब्लॉक में पिताजी रहते थे, 152 बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में वो भी रहते थे। तो एक सामंजस्य था, उस समय की दोस्ती थी उनकी, और विधानसभा में उनके साथ रहने का अवसर भी मिला था। मुझे भी मिला, मेरे पिताजी को भी मिला। और कांग्रेस के से अलग होने के बाद जब समाजवादी पार्टी में गए तो हम लोग के नेता थे मुलायम सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग ने ज्वाइन किया था, और लगातार हमें मुख्य सचेतक बना के उन्होंने तीनों लोकसभा में भरपूर तरीके से पूरी छूट दे रखी थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मैं बोलता था, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बोलता था। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मेरा हिंदुस्तान और इंडिया टुडे में भी आया था बेस्ट सांसद के रूप में। ये बड़ा गर्व की बात है। मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि, कोई भी एमपी हो, विधायक हो, कम से कम मुखर होकर अपनी बात, अपने क्षेत्र की आवाज़ को विधानसभा लोकसभा में उठानी चाहिए। और नेताजी के ख़त्म होने के बाद, उनके न रहने के बाद एक वैक्यूम सी राजनीति में आई, और चूँकि हम लोग नेताजी के शिष्य थे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। इधर मुझे लगा कि वो बातें नहीं थी, लेकिन इधर राजा भैया जी का सानिध्य, उनका प्यार, स्नेह, सहयोग, सम्मान मिला। मैं जनसत्ता दल में गया और आज भी जनसत्ता दल का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। और कोशिश, देखिए आप देखें कि राष्ट्रीय पार्टियाँ बीएसपी और कांग्रेस 1 या 2 है, लेकिन हमारे 3-3 विधानसभा के सदस्य, एक एमएलसी हैं, 2 विधायक हैं। और आपने देखा होगा कि आदरणीय राजा भैया जी विभिन्न मुद्दों पर बोलते हैं, और बहुत शालीनता, सौम्य तरीके से, और बहुत ही कीप शालीन पूरा विधानसभा रहता है, और उनकी बातों को लोग सुनते भी हैं, और बड़ा ओजस्वी उनका विचार और भाषण रहता है, जो जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे रहते हैं उस पर उठता है। इस प्रकार से सम्मान के लिए लोग राजनीति करते हैं। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ पे आदमी जुड़ता है और काम भी करता है पार्टी के लिए। हम लोग जुड़े हैं। राजा भैया की विधानसभा में एक स्पीच बहुत तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर है। उन्होंने राम मंदिर हो या भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, उस पर जो है अपनी स्पीच दी थी। राजा भैया जब शुरुआत किए थे राजनीति में तो बहुत कम बोलते थे, और अब एक बेहतरीन वक्ता बन चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शुरू में मैं भी जब पार्लियामेंट में गया 98 में 12वीं लोकसभा में, तो उस समय सदन की जब रूपरेखा मैंने देखी कि बड़े बड़े गवर्नर, केंद्रीय मंत्री और जो मुख्यमंत्री थे वो चुन के आए, इनके बीच में कैसे बोलेंगे। लेकिन जब हिम्मत, जज्बा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती एक जनसेवक के नाते, वो मुखर के मैं बोलने लगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े लोग आके नेताजी को कहते थे कि ऐसा संसद सदस्य, ऐसा मेंबर हमला आपने दिया है, तो मेरे पिताजी का हवाला देते थे, उनके लड़के हैं। तो मुझे बड़ा गर्व होता था। राजा भैया जी जो भी मुद्दे उठाते हैं सामयिक, इस समय समय का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर मुद्दे को उठाते हैं, और एक अच्छे साहित्यकार और कवि के रूप में ही है। रामधारी सिंह दिनकर जी की अच्छी कविताएं, वो मतलब जुबानी कंठस्थ उनको याद है,
वो बोलते रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर, खासकर वो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, इसलिए चौपाई उनसे छूट नहीं सकती है। और उनका बड़ा ओजस्वी विचार रहता है। आपने देखा होगा कि उनकी स्पीचेस में ये तमाम सारे, चाहे वो महाभारत की बात हो, चाहे रामायण की बात हो, तो चाहे किसी भी संत की बात हो या ऐतिहासिक बात हो या पुरानी बातें हों, वो परिलक्षित होती है और उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर, या राजा भैया को लोग बाहुबली, दबंग, तमाम तरह के तमगे देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाहुबली तो नहीं है, और ये जो उनको लोग इससे पुकारते हैं या उनकी जो सोच है वो बहुत गलत है। और मेरा जो अनुभव है, जब से मैं उनसे जुड़ा, और कोई भी नया व्यक्ति जो जुड़ता है उनसे, वो उनका ही होके रह जाता है। प्यार, स्नेह, सम्मान देने का अगर किसी ने कोई अगर है आचरण सीखे तो राजा भैया जी से सीखे। बहुत सम्मान देते हैं। और भाई ठीक है, जब राजनीति की शुरुआत होती है, बचपने में हर आदमी नटखट होता है, तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है, व्यक्ति में गंभीरता आती है, हर व्यक्ति सोचता है। और इस प्रकार से उनका आज मैं तो कहूँगा कि नवयुवकों के आइकॉन है वो, और नवयुवकों की प्रेरणा स्रोत हैं। नवयुवक उनके ऊपर आकर्षित है। प्रतापगढ़ अगर कुंडा जाना जाता है तो राजा भैया के नाम से। मेरा सौभाग्य है कि मैं 21 कंट्री का दौरा इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जाने का मौका मिला है। भारतीय दूतावास में जब भोज, लंच होता था, डिनर होता था, तो जब परिचय होता था, अपने क्षेत्र बताते थे, तो राजा भैया का नाम वहाँ भी आता था, क्योंकि भारतीय प्रवासी सब जानते हैं। और राजा भैया जी के बारे में जो लोग तमाम बुराइयाँ, कुरीतियाँ जो कहते हैं उनके विषय में, वो बहुत वो है। अगर जो नज़दीक गया है उसको सत्यता मालूम हुई कि हाँ क्या है। आज भी 101 कन्याओं की अभी शादी हुई। हर ब्लॉक में, चारों ब्लॉक में लोगों को नेत्र शिविर में आँख खुलवाना, गंभीर बीमारी, हार्ट, कैंसर, किडनी, ये सब का इलाज मुफ्त कराते हैं। वो अपने पैसे से मदद करते हैं। विकलांग है, ये नहीं कि वो हाथ से चलाने वाली साइकिल, मोटरसाइकिल बनवा के 80,000 के करीब लागत होती है, अपने क्षेत्र में देते हैं। इतना कौन करता है? मैं तो देश और प्रदेश की राजनीति में मैंने देखा कि बहुत से नेता हुए, लेकिन राजा भैया जैसा जनसेवक, वो अपने को कहते हैं कि राजनीति सेवा नहीं बल्कि जन सेवा नीति उनके मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। यही कारण है कि जन संकल्प यात्रा में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा उन्होंने किया, बड़ा सम्मान मिला। और मेरी तो शुभकामनाएं है राजा भैया जी के लिए, चूँकि उनसे मैं बड़ा भी हूँ। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, बल दे, और इसी प्रकार से अपने क्षेत्र की और प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। चूँकि वो आज की राजनीतिक धुरी पर देश प्रदेश के आन बान शान है राजनीति में, और एक आदर्श के रूप में वो प्रस्तुतिकरण अपना रखते हैं। और उनके आदर्श को लोगों को आत्मसार करना चाहिए, सीखना चाहिए। 2007 में राजा भैया के साथ आपको भी जेल जाना पड़ा था। जी, उस वक्त हम लोग थे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था। हमारे कुछ मेंबर्स को जबरदस्ती, बीएसपी की गवर्नमेंट थी, लोग पकड़ के ले गए। उनको छुड़ाने के लिए हम लोग गए, उन लोगों ने फायरिंग किया। जवाब में आदमी खाली हाथ तो जाता नहीं। तो उस बीच मुकदमे के दौरान हम लोग भी साथ में थे, मुकदमा लगा, हम जेल में थे। और बड़े अच्छी तरीके से हम लोगों ने जेल में भी बहुत अच्छा एक वातावरण, जेल जो जाता है उसके अंदर गंभीरता, परिपक्वता, खासकर राजनीति में कुछ सीखने का मौका मिलता है, चिंतन मनन करने का अवसर मिलता है जेल के अंदर। और आदमी कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना। मैं तो देखा कि जेल में रहकर लोगों ने पुस्तकें भी लिखी हैं। बड़े बड़े माफिया को जैसे कहते हैं, वो लोगों ने जेल के अंदर पुस्तक लिखी। बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग वहाँ से सीख कर, और उनके अंदर एक ईश्वर शक्ति देता है और उनकी ज्ञानता बढ़ती है कि समाज के अंदर बुराइयां, कुरीतियां क्या है, क्या अपराध है, और कैसे बहुत लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया है और उनका तजुर्बा रहा। जेल के विषय में एक कहावत है कि नेता अगर जेल न जाए तो परिपक्व नहीं होता। अब कहते तो हैं, ये बात सत्य है कि हम
सामाजिक जीवन में अगर जैसा मैं कहता था कि मेरे परिवार पे कोई मुकदमा नहीं था और कोई असलहे नहीं थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि भाई अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें कुछ भी अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। विपक्ष जैसा चाहेगा लड़ने के लिए वैसे हम लड़ेंगे, और उसमें अगर जेल जाने की बात होती है तो उससे हम लोग डरते नहीं। हमेशा जो है राजनीतिक व्यक्ति का तो एक पैर क्षेत्र में सड़क पे रहता है, एक पैर जेल में रहता है, ये बड़ी बात है, और इससे आदमी में परिपक्वता आती है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। कौशाम्बी लोकसभा प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर बना है कुंडा और बाबागंज। कुंडा और बाबागंज में ऐसा कौन सा विकास कार्य नहीं हुआ है जिसे यदि आप अब की चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं तो आप कराएंगे? अब ज़्यादातर तो देखिए वहाँ पे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष भी लगातार हुए हैं, और हमारे 2 विधायक हैं, एमएलसी हैं, अक्षय प्रताप जी, विनोद सरोज जी हैं, और सदर जिला पंचायत हैं, 4 ब्लॉक प्रमुख अपने हैं। तो डेवलपमेंट विकास के काम लगभग मेरे ख्याल से गांव तक वहाँ पे अच्छी तरीके से हो गया, और जो भी अधूरे कार्य या अधूरे विकास रह जाएंगे उसको पूरा करने का पूरा हम संकल्प लेते हैं, उसको पूरा कराएंगे। आपकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, आपके पिताजी मंत्री रहे और राजनीति आपको विरासत में मिली, तो कई बार जब जो है विरासत में मिलते हैं तो आसपास बहुत चाटुकार टाइप के लोग आपके पास जमा हो जाते हैं, जिससे सीधी चीज़ों को आप नहीं समझ, जमीन से नहीं जुड़ पाते। तो क्या आपको इन सब चीज़ों को समझने में कितना टाइम लगा और कैसे आप जमीन से जुड़े? 1984 में मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ, 49 साल 49 ईयर उनकी अवस्था थी, और मैं 25 साल का भी नहीं हुआ था, कम थी मेरी एज, लेकिन मैं विधायक हो गया था। और मैंने देखा कि पहले तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन चूंकि विरासत की राजनीति मिली थी तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हर व्यक्ति के दुख दर्द, और ख़ासकर गरीबों के दुख दर्द, दलित शोषित समाज, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको जो है देखने का नज़दीक से मौका मिला। और मुझे अब कोई राजनीति में सीखने का वो नहीं, बल्कि हम तो लोगों को सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ऐसे करो वैसे, और व्यक्ति के अंदर गंभीरता होनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, और एक जनसेवक के रूप में प्रस्तुतिकरण हो और जनसुलभ हो कि जनता आए, आपसे आसानी से मिले, अपनी बात कहे और उसका काम भी हो। ज़्यादातर देखिए थाना है, कचहरी है और तहसील है, इसी से काम होता है, और बाकी तो विकास के बाद जो है लोगों को निधि भी मिलता है, और भी एक्स्ट्रा अगर उसका राजनीतिक प्रयास रहा तो उससे डेवलपमेंट के बड़े अच्छे विकास के काम भी लाते हैं लोग। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन बना और धीरे धीरे करके एक पार्टियां अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गठबंधन की बनाने की जो शुरुआत थी वो नीतीश जी ने किया था। अब क्योंकि हमसे वरिष्ठ हैं, तजुर्बेकार नेता लोग हैं, और उन लोगों ने बनाया, एक मंच पे आए, कैसे किस परिस्थितियों में वो अलग हुए अब ये तो वो स्वयं ही बता सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कहीं कोई तुलना नहीं है। अब ये तो जनमानस, जनता के बीच का फैसला है। लोकसभा का चुनाव बहुत सन्निकट है, 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा और जनता इसका फैसला करेगी कि इंडिया ठीक है या एनडीए ठीक है। वो जनता के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। जनता जो फैसला करेगी वो सिरबोधार है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थी छोटी सी बातचीत कौशाम्बी से पूर्व सांसद शैलेंद्र सरोज जी के साथ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।